एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर साहिल का ज्ञान। आई एम अंजलि अग्रवाल और आज अपन पढ़ने वाले हैं आरटीयू का 2025 पीवाईक्यू सॉल्व पेपर। अपन सबको पता है कि पीवाई जो एग्जाम्स है आपके वो आने वाले हैं, डेट शीट्स आ चुकी है और एग्जाम्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज द पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते हैं इन द आरटीयू एग्जाम्स। तो हम इस पूरे वीडियो के अंदर पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये वीडियो देखना है और आपका पूरा पीवाईक्यू क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। सबसे पहले पार्ट ए के क्वेश्चंस की बात करेंगे। पार्ट ए में टोटल 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके, विच इज गोइंग टू बी ऑफ द 20 मार्क्स, यानी कि 20 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको अगर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो तो। ओके, सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है दैट इज व्हाई इज डीबीएमएस प्रिफर्ड ओवर द ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। अब देखो, इसको सिंपल सा अगर मैं समझाऊं ना तो आपको यहाँ पे डीबीएमएस के क्या बताने हैं, एडवांटेजेस। क्या बताने हैं, एडवांटेजेस। जो आपने नोट्स में पढ़े होंगे ना कि डीबीएमएस के क्या एडवांटेजेस है, क्योंकि भाई जो फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेजेस थे वही क्या थे, उसके एडवांटेजेस थे। ठीक है, जो फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेजेस थे वही डीबीएमएस के क्या है, एडवांटेजेस रहे हैं, तो अपने को वही एक्सप्लेन करना है। ओके, सो इसमें देखें तो डीबीएमएस का सिंपल सा अगर ये अपन देखें तो सबसे पहला काम डेटा को मैनेजमेंट। क्या है, डेटा का मैनेजमेंट। डेटा का मैनेजमेंट कौन करता है, डीबीएमएस करता है, जो फाइल सिस्टम नहीं कर पा रहा था। क्यों, क्योंकि फाइल सिस्टम के अंदर क्या था, अलग अलग जगह पे डेटा पड़ा था, अलग अलग फाइल्स के अंदर डेटा पड़ा था। वो डेटा अपने को कौन मैनेज कर पाया, डीबीएमएस, ना कि फाइल सिस्टम। दूसरा क्या था, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पे बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी नहीं थी, मतलब कि कोई भी एक्सेस कर सकता था फाइल सिस्टम को, लेकिन ऐसा जो है वो डीबीएमएस में नहीं होता है। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी नहीं थी, यानी कि एक मान लो कि एक फाइल के अंदर डेटा चेंज कर दिया, दूसरी फाइल्स के अंदर नहीं हो पा रहा वो डेटा चेंज। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, एक जगह पे कोई और डेटा मिलेगा सेम बंदे का और दूसरी जगह पे कोई और डेटा मिलेगा। और रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है। रिडंडेंसी को रिड्यूस करने का मतलब ये है कि लेट सपोज एक अंजलि नाम का डेटा अपन बना रहे हैं, जिसमें एक के अंदर तो उसका पर्सनल डिटेल्स है, सेकंड के अंदर जो है उसकी कॉलेज डिटेल्स है। ठीक है, तो क्या होगा कि इधर भी उसका नाम वगैरह सब कुछ आएगा और इधर भी उसका नाम वगैरह सब कुछ आएगा। तो यहाँ पे कॉलेज, यहाँ पे जो रिडंडेंसी वाला पार्ट है वो हट जाता है थ्रू द डीबीएमएस। ठीक है, तो 4 ही मेजर पॉइंट्स हैं, ज्यादा कुछ नहीं है इस आंसर में। पहला, डेटा को मैनेज करता है, सिक्योरिटी ज्यादा है, कंसिस्टेंसी है और रिड्यूस द रिडंडेंसी। ये 4 चीजों पे काम कर रहा है, इसलिए डीबीएमएस को हम प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। वरना अगर ये अपन देखें कॉस्ट पे जाए तो कॉस्ट डीबीएमएस का थोड़ा सा महंगा होता है। ठीक है, मैनेजमेंट पे अगर ये जाए तो मैनेज भी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है डीबीएमएस को एज कम्पेयर टू फाइल सिस्टम। बट ये 4-5 चीजें जो कि मेन है, बैकअप रह जाता है अपने पास। ठीक है, विच इज ऑल्सो द मेन चीज। तो वो जो बैकअप रिकवरी है और कॉन्करेंट एक्सेस का मतलब ये है कि एक बार में डेटाबेस को 4-5 जने या फिर मल्टीपल यूजर्स जो है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, इसलिए डीबीएमएस इज प्रेफर्ड ओवर द फाइल सिस्टम। ओके, ये बात क्लियर हो गई। 4 से 5 पॉइंट है, लिखे होगे, मिल जाएंगे। ठीक है, 4 to 5 लाइंस में आंसर कंप्लीट करना अपने को। ये अपन ने पैरा फॉर्म में कर रखा है, अगर आप चाहो तो इसको पॉइंटर्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, नो इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, what is the difference between weak entity and the strong entity। देखो, वीक का मतलब अपन एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। वीक कौन है और स्ट्रॉन्ग कौन है। स्ट्रॉन्ग कौन है, जो कि इंडिपेंडेंट है, जिसको किसी की कोई नीड नहीं है। वीक कौन है, जिसे किसी की कोई नीड है। यही होती है एंटिटी। अगर की उस पर्टिकुलर एंटिटी से अपन सारा का सारा डेटा निकाल पा रहे हैं, उसे किसी और की जरूरत नहीं है, तो वो कहलाएगी स्ट्रॉन्ग एंटिटी। जबकि अगर ये वो एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी पे डिपेंड कर रही है फॉर द डेटा, तो वो कहलाएगी अपनी वीक एंटिटी। ठीक है, तो यही चीज इसमें लिख रखी है कि वही चीज इसमें लिख रखी है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी है, जिसकी खुद की प्राइमरी की है और उस प्राइमरी की के थ्रू वो सारा का सारा डेटा खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, खुद की प्राइमरी की नहीं होती। इसमें क्या है कि इंडिपेंडेंटली सारे काम हो रहे हैं। थर्ड क्या है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन इसको। यहाँ पे ओनर की एंटिटी भी लगती है प्लस पार्शियल की भी लगती है, क्योंकि इसकी खुद की प्राइमरी की नहीं होती है। इसमें आ जाएगा एम्प्लॉय और इसमें आ जाएगा, ये डिपेंडेंट नहीं है, इट इज डिपार्टमेंट। ठीक है,
इट इज डिपार्टमेंट ओके। सो डिपार्टमेंट है मतलब कि है ना, अगर ये अपन एम्प्लॉय टेबल की बात करें तो एम्प्लॉय टेबल तो उसकी खुद की होगी, उसमें प्राइमरी की आ जाएगी उसकी एम्प्लॉय आईडी। लेकिन डिपार्टमेंट में अपन बात करें तो डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय आईडी आएगी और उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी आएगी। तो ये क्या है, वीक एंटिटी है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये एम्प्लॉय वाली जो टेबल है उस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, वीक एंटिटी स्ट्रॉन्ग एंटिटी समझ में आ गया, जिसकी खुद की प्राइमरी की है वो स्ट्रॉन्ग है, जो जिसकी नहीं है वो वीक है, जो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है वो स्ट्रॉन्ग है और जो नहीं कर सकता वो वीक है। ठीक है, इसमें आ जाएगा एम्प्लॉय और इसमें आ जाएगा डिपार्टमेंट। बस हो गया आपका आंसर क्लियर। ओके, नेक्स्ट अपन आ जाते हैं। तो नेक्स्ट अपना क्या है, राइट एनी टू ऑपरेशंस ऑफ द रिलेशनल अलजेब्रा विद एग्जांपल। अब रिलेशनल अलजेब्रा के तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, बहुत सारे हैं। अपन इसमें दो ही लिख रहे हैं, तो दो अपने कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन किस लिए काम में लिया जाता है कि रोज को अगर सिलेक्ट करना हो, ठीक है, अगर रोज में फिल्ट्रेशन लगाना हो, कि हमने जो है एक कंडीशन लगा दी कि उसी रो को सेलेक्ट करना जिसमें अंजलि नाम की लड़की है। ठीक है, तो वो हमने कंडीशन लगा दी, जिसमें लगा रखा है ना, सेलेक्ट द सब्जेक्ट दैट सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपन ने एक कंडीशन लगा दी। ठीक है, अब दूसरे में अपन प्रोजेक्शन में अपन बात करें तो प्रोजेक्शन में क्या होता है, स्पेसिफिक कॉलम्स पे बात की जाती है। अगर ये अपने को कॉलम्स में फिल्टर्स लगाने हैं कि उसी कॉलम को सिलेक्ट करो जिसमें रोल नंबर दे रखा है, तो वो क्या करेंगे अपन, वो अपन करेंगे थ्रू द प्रोजेक्शन। जैसे इसमें दे रखा है ना, पाई नेम कॉमा सैलरी, मतलब नेम और सैलरी को प्रोजेक्ट कर लो या फिर उसको वो कर लो। तो सिलेक्शन बेसिकली रोज पे काम करता है, प्रोजेक्शन बेसिकली कॉलम्स पे काम करता है। बहुत बेस्ट एग्जांपल है, दोनों लिख देना अगर रिलेशन अलजेब्रा का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज ओडीबीसी एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम जेडीबीसी। ओडीबीसी क्या है और जेडीबीसी क्या है। ठीक है, ओडीबीसी क्या है और जेडीबीसी क्या है। ओडीबीसी होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी और जेडीबीसी क्या होती है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। कुछ भी नहीं, डेटाबेस को कनेक्ट करने के दो तरीके से बता रखा है। ठीक है, एक ऑर्डिनरी और दूसरा क्या है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी और दूसरा क्या है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी है। अब जो ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी है वो तो क्या होती है कि स्टैंडर्ड एपीआई है। ठीक है, स्टैंडर्ड एपीआई है जो कि डिफरेंट डेटाबेसेस को, एप्लीकेशंस को एक्सेस हो जाती है। ठीक है, डिफरेंट एप्लीकेशंस एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जेडीबीसी में क्या होता है, जेडीबीसी में ऐसा नहीं होता है। जेडीबीसी केवल जावा एप्लीकेशंस पे रन करती है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली बना किस पे होता है, जावा की लैंग्वेज पे ही बना हुआ होता है। ठीक है, तो ओडीबीसी और जेडीबीसी में मेन डिफरेंस तो क्या है, नाम का ही डिफरेंस होता है। अपन सबसे पहले लिखते ही नहीं है कि ओडीबीसी ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, जेडीबीसी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है, ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये सी बेस्ड है। ठीक है, और ये जो है ये जावा स्पेसिफिक, यानी कि उन्हीं एप्लीकेशन पे चलती है जिसमें जावा एप्लीकेशन पे ही चलेगी और किसी लैंग्वेज पे रन नहीं होती है। इसमें वही है, ओडीबीसी के ड्राइवर्स यूज करते हैं, यहाँ पे जेडीबीसी के ड्राइवर्स यूज करते हैं। यहाँ पे पुराने और जनरल पर्पस के लिए काम में लिए जाते हैं, यहाँ पे बेसिकली जावा एप्स के लिए यूज में लिया जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे यूज भी आ रही है जावा। ठीक है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है और काफी जगह पे यूज भी की जाती है। तो ये अपने ऑर्डिनरी लैंग्वेज ना यूज करके जावा एप्स पे काम करता है। ठीक है, एंड फोर्थ थिंग इज ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसको प्लेटफॉर्म की नीड होती है एंड इसको प्लेटफॉर्म की नीड नहीं होती है। ठीक है, तो बस यही ओडीबीसी जेडीबीसी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। नेक्स्ट इज द प्राइमरी की। प्राइमरी की अभी मैंने आपको समझाया था, प्राइमरी की क्या है। प्राइमरी की कुछ भी नहीं है, एक यूनिक की है या फिर एक यूनिक एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू अपन पूरे के पूरे अपने रिलेशन के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। एक ही ऐसी की होती है जिससे पूरे एट्रीब्यूट्स की जानकारी निकल सकती है। अगर ये वो की अपने को मिल जाए, वो एट्रीब्यूट अपने को मिल जाए, तो अपन पूरी जन्म कुंडली निकाल देंगे उसको। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्राइमरी की होती है आपकी। ठीक है, तो देखते हैं, वही चीज दे रखा है कि प्राइमरी की क्या है, एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, जो कि हर एक रिकॉर्ड के टेबल को आइडेंटिफाई करने के लिए काम मिल जाती है। अब इसके अंदर नल वैल्यू कभी नहीं आती। नल नल का मतलब क्या है कि नल का मतलब ये अननोन वैल्यू। ठीक है, जो वैल्यू पता ही नहीं हो अपने को, ऐसी वैल्यू नहीं आती और हमेशा एक प्राइमरी की होती है।
ठीक है। और मतलब एक टेबल की एक ही प्राइमरी की हो सकती है जिससे वो पूरे के पूरी टेबल को आइडेंटिफाई कर सकता है। वो अपने को निकालना पड़ता है प्राइमरी की कौन सी। जैसे अगर अपन स्टूडेंट टेबल की बात करें ना, तो स्टूडेंट टेबल में मान लो कि अपन अपना डेटा अगर स्टोर कर रहा है कॉलेज में, तो ऐसी कौन सी चीज है जो कि अगर वो पता हो ना टीचर को, तो वो सब कुछ निकाल सकता है। वो है उसका रोल नंबर। ठीक है। अगर ये टीचर को आपका रोल नंबर पता है ना, तो वो नाम भी निकालेगा, आपका आईडी वाईडी, आपका मेल, सब कुछ निकाल सकता है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट अगर ये अपन देखें तो कॉन्करेंसी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्करेंसी क्या होती है? कॉन्करेंसी कुछ भी नहीं होती अगर की दो चीजें या फिर तीन चीजें, मल्टीपल यूजर्स आपके डेटाबेस को पैरेलली काम कर रहे हैं। ठीक है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस या फिर कोई भी मैसअप क्रिएट करे हुए, तो उससे अपन बोलते हैं कॉन्करेंसी। ठीक है। मल्टीपल यूजर्स एक साथ अगर ये काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है अपनी कॉन्करेंसी। तो ये दे रखा है कि साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ द मल्टीपल ट्रांजेक्शंस इन अ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम के अंदर अगर ये मल्टीपल ट्रांजेक्शंस हो पा रहे हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है अपनी कॉन्करेंसी। और इससे क्या होता है कि बहुत सारे यूजर जो हैं वो डेटा को सेम टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं, और इससे क्या होता है एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस दोनों इंप्रूव होती है। ठीक है। तो और इसमें लॉकिंग, टाइम स्टैम्प जैसे प्रोटोकॉल्स अपन यूज में लेते हैं। ठीक है। तो बेसिकली यही है, कोर कॉन्सेप्ट यही है कि साइमल्टेनियसली सारे मल्टीपल ट्रांजेक्शंस एक साथ होंगे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, मल्टीपल यूजर्स एक साथ एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। ठीक है। नेक्स्ट, नीड डायग्राम ऑफ डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर। ठीक है। तो अपन को पता है डेटाबेस का आर्किटेक्चर जो होता है 3 टियर आर्किटेक्चर होता है बेसिकली। ठीक है। तो ये देख लो, ये डायग्राम ही बना के आना है आपको। ठीक है, ये डायग्राम ही बना के आना है, देख लो क्या है इसमें। सबसे पहले अपने को दे रखा है एंड यूजर। ठीक है। देखो 3 लेवल्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है एक्सटर्नल लेवल, दूसरा होता है कंसेप्चुअल लेवल, और तीसरा होता है इंटरनल लेवल। ठीक है। एक्सटर्नल लेवल वो चीज होती है जो कि यूजर को दिख रही होती है। ठीक है, जो भी यूजर्स है और उसको दिख रही होती है। कंसेप्चुअल लेवल जो कि अपन है ना क्वेरीज वगैरह लगाते हैं ना, ताकि अपन अपने डेटा को मैनेज कर सके, वो होता है अपना कंसेप्चुअल लेवल, लॉजिकल जहाँ पे होता है। एंड फिजिकल लेवल वो पार्ट होता है जहाँ पे आपका डेटा एक्चुअल में स्टोर हो रहा है। ठीक है। तो 3 लेवल्स होते हैं अपने पास, इंटरनल, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और आपका इंटरनल लेवल। ठीक है, जिसको अपन फिजिकल लेवल भी बोलते हैं। फिजिकल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल। तो बस यही है, एंड यूजर्स बना दिए, व्यू 1, व्यू 2, व्यू 3, ये मतलब मल्टीपल यूजर्स एक साथ काम में ले सकते हैं। ये अपना हो गया एक्सटर्नल लेवल। उसके बाद आ जाएगा अपने पास, और इसको अपन एक्सटर्नल स्कीमा से डिफाइन करते हैं। देन आता है अपना कंसेप्चुअल लेवल, जिसको कंसेप्चुअल स्कीमा आ जाएगा। और देन आता है आपका फिजिकल लेवल, जहाँ पे आपका इंटरनल स्कीमा आ जाएगा। बस खत्म, तीन तीन लेवल्स बनाने हैं अपने को। ठीक है। एंड ये थोड़ा थोड़ा जितना आप क्रिएटिविटी लगा सको कि मल्टीपल यूजर्स जो है एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है। देन क्या है, व्हाट इज एंटिटी, एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एंटिटी क्या है? एंटिटी कुछ भी नहीं है। एंटिटी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। एंटिटी क्या है? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, जो कि चीजों को मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है, लाइक मैं हूं, आई एम अ टीचर। ठीक है, तो टीचर का डेटा, तो वो टीचर एंटिटी हो गई। स्टूडेंट का डेटा, स्टूडेंट एंटिटी हो गई। ठीक है, कॉलेज का डेटा, कॉलेज एंटिटी हो गया। एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जिसका अपन डेटा स्टोर करते हैं, वो अपनी क्या होती है? एंटिटी होती है। ठीक है, तो बस यही है। एंटिटी क्या है? एंटिटी इज योर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस या फिर थिंग, जो कि यूनिकली अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जिसका डेटा जो है डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। और हमारे खुद की प्रॉपर्टीज, अगर मैं मेरा डेटा स्टोर कर रही हूँ, तो मैं टीचर की आईडी, मेरा नाम, मेरा क्या डिपार्टमेंट है, मैं क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, वो सब मेरा खुद का पर्सनल डेटा हो जाएगा। तो मेरे खुद के एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर अपन बात करें, स्टूडेंट एक एंटिटी है, और जो स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, ये सब क्या है इसके वो हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक है, तो ये हो गया एंटिटी। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 9th क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द नीड ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी इन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। मतलब कि सीरियलाइजेबिलिटी की क्या नीड है ट्रांजेक्शन में। अब ट्रांजेक्शन का मतलब तो समझ में आता है। ठीक है, जैसे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे को जाना आना, दैट इज ट्रांजेक्शन। सीरियलाइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सीरियलाइजेबिलिटी का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर कि मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे हैं एक साथ आपके डेटाबेस के अंदर। अब यार होता है ना कि फोन पे के जो ट्रांजेक्शन है वो मल्टीपल यूजर्स एक साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, है ना। तो उस केस के अंदर जो अपना रिजल्ट है वो इस तरीके से आना चाहिए कि अपने को ऐसा लगे कि एक के बाद एक ट्रांजेक्शन हुए हैं। मतलब कि आपकी
ट्रांजेक्शन एक्चुअल में कैसी हो रही है, पैरेलली, लेकिन अपने को वो दिखती कैसी है, लाइक आंसर उसका इस तरीके से निकलना चाहिए, बिल्कुल डेटा इंडिपेंडेंट, कोई क्रैश नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, किसी के रिजल्ट्स में कोई मिसप्लेसमेंट नहीं हो रही। एंड ऐसा लग रहा है अपने को कि डेटा किस तरीके से हुआ है कि पहले एक यूजर ने ट्रांजेक्शन करा, फिर दूसरे यूजर ने ट्रांजेक्शन करा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि देखो उसमें ही चांसेस सबसे कम होते हैं कि आपका जो डेटा है वो क्या ना हो, इनकरेक्ट ना हो, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला गया। तो सीरियलाइजेबिलिटी क्या है, बेसिकली वही चीज है कि अपने जो है करेक्ट और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स इंश्योर करें, ठीक है, सीरियल एग्जीक्यूशन हो, डेटा की इनकंसिस्टेंसी ना हो, क्योंकि अगर मान लो कि ना डेटा इंडिपेंडेंट नहीं रहा, ठीक है, तो डेटा और मल्टीपल यूजर्स एक साथ काम करे तो डेटा की कंसिस्टेंसी हो सकती है। इसलिए सीरियलाइजेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट कि पैरेलली काम कर रहे हैं लेकिन डेटा इंडिपेंडेंसी के साथ काम कर रहे हैं, और एक का इफेक्ट दूसरे पे नहीं पड़ रहा। इस तरीके से लग रहा है अपने को, पहले एक ट्रांजेक्शन खत्म होगा, देन दूसरा ट्रांजेक्शन, देन तीसरा ट्रांजेक्शन, देन चौथा ट्रांजेक्शन, ओके, लेकिन हो रहा पैरेलली है काम, ठीक है। और इससे क्या होता है कि कॉन्करेंट ट्रांजेक्शंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे थोड़ा ना बोल सकता है पहले ये वाला बंदा फोन पे करेगा, फिर तुम करना, फिर तुम करना, ऐसे नहीं हो सकता ना। बहुत सारे लोग एक साथ फोन पे कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन एक साथ हो रहे हैं, तो उसके लिए वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि अपने 500 ट्रांसफर करना है, ठीक है, और अपने को जो है T2 जो है अपना बैलेंस भी चेक कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे दो एक्सेस एक साथ हो गए ना, तो वहां पे विदाउट सीरियबिलिटी से तो क्या होगा कि मे बी है ना अपने को रॉन्ग बैलेंस दिखाए। सीरियलाइजेबिलिटी से क्या होगा कि करेक्ट रिजल्ट आएगा हमेशा, ठीक है, इसलिए सीरियलाइजेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करें आपका 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पार्ट ए, दैट इज ट्रिगर्स इन एसक्यूएल प्रोग्रामिंग। ट्रिगर्स ना सबसे इंपॉर्टेंट आई वुड से कॉन्सेप्ट है एसक्यूएल प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि ट्रिगर्स का बेसिकली काम ये होता है कि मान लो कि आप कोई भी डेटा को अपडेट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, डेटा को अपडेट कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, तो जितने भी वो जो वो वाली प्रॉब्लम्स होती है ना कि जहाँ पे कुछ करेक्ट गलत डेटा नहीं होना चाहिए, फिर वो ट्राई कैच मेथड लगाने के लिए ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अपन ट्राई कैच मेथड लगाते हैं ना कि मान लो कि अगर कि यूजर ने ये चीज डाल दी, अब यूजर तो कुछ भी डाल सकता है ना, तो अपने को हैंडल्स लगाने पड़ते हैं, अपने को एज केसेस लगाने पड़ते हैं। अगर ये चीज हो जाए तो अपन उसको इंसर्ट ना करें, ताकि डेटा के अंदर अपनी इंटीग्रिटी या फिर इनकंसिस्टेंसी मेंटेन ना हो, ठीक है। इफ एल्स वाले केसेस कि मान लो क्या ना बी को अपन, मान लो होता है ना वो प्रोग्रामिंग में अपन करते हैं कि मान लो कि अपन बी डिवाइडेड बाय 0 अगर की हो रहा है, ठीक है, 0 से डिवाइड अगर कुछ भी चीज हो रही है तो एरर शो कर दो कि ये डिवाइड हुआ ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आंसर नहीं आएगा वैलिड। इसी तरीके से अगर की कोई इनवैलिड वैल्यू कोई यूजर डेटाबेस पे डाल रहा है तो उस केस में अपने को क्या शो हो जाए, उस केस में अपने को एरर शो हो जाए। तो ट्रिगर का बेसिकली काम ये होता है, ये बेसिकली कब एग्जीक्यूट किए जाते हैं जहाँ पे इंसर्ट, अपडेट या फिर डिलीट हो रहा होता है टेबल। और इसमें क्या होता है, वही चीज होती है जो मैंने अभी आपको समझाई कि डेटा की इंटीग्रिटी, बिजनेस रूल्स और इन सबको फॉलो करवाता है। ट्रिगर्स जो होते हैं बेसिकली डेटाबेस ऑपरेशंस को मॉनिटर करने के लिए काम मिल जाता है। अब देखो जैसे कि ये वाला एग्जांपल अपने को दे रखा है, इसको समझो अच्छे से। इसमें क्या है, अपन ने पहले एक चेक सैलरी नाम से एक ट्रिगर जनरेट करा है, ठीक है। अब क्या है कि ये कब लग रहा है अपना, जब इंसर्ट कर रहा है एम्प्लॉय को, ठीक है, हर एक रो के अंदर लग रहा है। कैसे बिगिन होगा, अगर तक की नई सैलरी जो अपन डाल रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉय की सैलरी पे लग रहा है, चेक सैलरी अपन ने ट्रिगर बना रखा है, एम्प्लॉय की सैलरी वाली रो में लग रहा है, हर एक रो पे। और अगर तक की जो सैलरी है, नई सैलरी लेस देन 0 है, तो क्या शो कर दो, उसको एरर शो कर दो, ठीक है, उसको क्या शो कर दो, एरर शो कर दो। तो वही चीज है कि भाई अगर ये सैलरी नेगेटिव में आ रही है तो वो उसमें थोड़ा ना जाएगी यार डेटाबेस में, तो वहां पे क्या शो करना पड़ेगा अपने को, एरर शो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वही चीज है। And with this we have completed the part A of your TBMS PYQ 2025, ठीक है। तो अब अपन जो है मूव अप करेंगे किस पे, पार्ट बी पे।